In this particular video, we will be talking about section 194I, which is for payment for rent. Yes, my friends, 194I में आप जब भी पेमेंट करेंगे, पेमेंट फॉर अ रेंट, तो आपको TDS डिडक्ट करना है अंडर सेक्शन 194I. ठीक है, आप कौन, आप जो भी पर्सन हो सकते हैं, एवरी पर्सन इज कवर्ड फॉर TDS अंडर सेक्शन 194I. बट फॉर इंडिविजुअल HUF आपके लिए एक रिलैक्सेशन दिया हुआ है कि अगर आपका टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 1 करोड़ के ऊपर टर्नओवर था बिजनेस के केस में, या फिर आप प्रोफेशनल के केस में आप हैं, तो अगर 50 लाख के ऊपर टर्नओवर है तो ही आपको TDS डिडक्ट करना है. अगर आपका लिमिट के नीचे टर्नओवर है लास्ट फाइनेंशियल ईयर में तो आपको TDS डिडक्ट नहीं करना है. ठीक है, फॉर इंडिविजुअल HUF. फॉर अदर देन इंडिविजुअल HUF सारे के सारे पर्सन कवर्ड हो जाते हैं फॉर मेकिंग ऑफ द TDS अंडर सेक्शन 194I. ठीक है, एंड रेंट का क्या मतलब होता है? रेंट का वो मतलब आपका पेमेंट फॉर लेटिंग आउट ऑफ मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी. ठीक है, चाहे वो इमूवेबल प्रॉपर्टी हो सकती है, मूवेबल प्रॉपर्टी भी हो सकती है. तो ये जो ट्रांजेक्शन होगा ये आपका रेंट में कवर्ड हो गया. ठीक है, एंड पेमेंट कौन कौन से कवर होते हैं यहाँ पे? एनी पेमेंट अंडर लीज, सब लीज, टेनेंसी और एनी अदर एग्रीमेंट और अरेंजमेंट फॉर यूज ऑफ लैंड, बिल्डिंग, लैंड अपॉर्टेनेंट टू बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी. ठीक है, इक्विपमेंट्स हो गए, फर्नीचर्स हो गया, फिटिंग्स हो गया. तो ये जो ट्रांजिशन होते हैं इस पर आप अगर किसी को रेंट पे करते हैं तो ये आपको 194I में कवर हो जाता है. ठीक है, वेदर जो पेई है इसका ओनर हो या ना हो तो भी आपका 194I में कवर हो जाएगा. मतलब यहाँ पे ओनरशिप, लीगल ओनरशिप होना ज़रूरी नहीं है. ठीक है, आपके पास पेमेंट आ रहा है तो चाहे वो आप ओनर हो या ना हो, आपको 194I में आपको पेमेंट का TDS डिडक्ट करना है. ठीक है, एंड पे कर सकते हैं जिससे आपको TDS डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है. आपका आंसर है 2,40,000. 2,40,000 तक की रेंट पेमेंट पर आपका TDS डिडक्ट नहीं किया जाएगा. ठीक है, एंड साथ ही साथ अगर आपका रेंट पर आपको GST कंपोनेंट भी आपको दिख रहा है, अगर GST कंपोनेंट पे भी आपको TDS डिडक्ट नहीं करना है. मतलब एक्सक्लूडिंग GST कंपोनेंट पर ही आपको TDS डिडक्ट करना है. ठीक है, एंड कई बार क्या होता है, जॉइंट ओनर होते हैं. ठीक है, जॉइंट ओनर होते हैं तो एक से ज़्यादा भी ओनर रहते हैं. तो क्या ये 2,40,000 एक प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में लिमिट है कि पर इंडिविजुअल पेई के अगेंस्ट में? तो आंसर इज हर एक इंडिविजुअल पेई का देखना है. आप अगर मान के जाओ 3 ओनर हैं, ठीक है, 3 ओनर हैं और आप अगर टोटल रेंट पे कर रहे हैं 50,000 पे कर रहे हैं फॉर अ मंथ, 60,000 पे कर रहे हैं, तो 60,000 आप पे करें फॉर द मंथ, फॉर ईच मंथ. पर का हर एक का शेयर कितना हो? 20,000 पर मंथ. डेट मीन्स ये जो है पेमेंट 2,40,000 आपका 20,000 पर मंथ वाले में आ रहा है. तो आपको यहाँ पे TDS डिडक्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है. ठीक है, तो आपको यहाँ पे पर ओनर की लिमिट है 2,40,000. ठीक है, एंड रेट ऑफ TDS कितना है? अगर इन केस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी है, इक्विपमेंट्स है, तो आपको TDS डिडक्ट करना है एट द रेट ऑफ 2%. एंड अदर देन प्लांट एंड मशीनरी एंड इक्विपमेंट जैसे लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, ठीक है, फर्नीचर हो गया, फैक्ट्री बिल्डिंग हो गई, फिटिंग्स हो गई, तो उस केस में TDS का रेट है 10%. ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है दोनों अलग अलग रेट्स हैं. प्लांट एंड मशीनरी का अलग रेट है, तो आपको जब TDS रिटर्न फाइल कर रहे होंगे तो आपको ध्यान देना है कि आपका कोड दोनों को सेपरेटली सिलेक्ट करना है. ठीक है, कई बार क्या होता है हम एडवांस में रेंट पे करते हैं, एंड एडवांस रेंट पे करते हैं एंड वो जो रेंट है आपका 2 फाइनेंशियल ईयर में डिवाइड हो रहा है. तो क्या TDS का जो क्रेडिट है, रिसीवर की केस में बात कर रहा हूँ अभी, तो TDS का जो क्रेडिट है रिसीवर को सेम फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर में लेना है कि उसको डिवाइड कर सकता है, अपोर्शन कर सकता है? द आंसर इज जैसे जैसे वो इनकम को अपोर्शन करेगा उसके हिसाब से वो TDS को भी अपोर्शन कर सकता है, एंड क्रेडिट जो लेना है उसको उसके हिसाब से भी अपोर्शन कर सकता है. ठीक है, एंड एक और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था कि कई बार क्या होता है एयरपोर्ट अथॉरिटी को जैसे पेमेंट गया था लैंडिंग एंड पार्किंग चार्जेस. ठीक है, कोई एयरलाइन है, एयरलाइन ने किसी को अपना एयरलाइन है, उसने लैंडिंग एंड पार्किंग चार्जेस पे किया टू एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया. तो क्या ये रेंट में कवर हो जाएगा? तो आंसर इज़ नो, इट इज़ नॉट अ रेंट, क्योंकि वहाँ पे और भी बहुत सारी सर्विसेज कवर हो जाती है. तो उस केस में सेक्शन 194C एप्लीकेबल होगा, 194I एप्लीकेबल नहीं होगा. ठीक है, अब क्या होता है कई बार हमने एक लीज होल्ड प्रॉपर्टी ली हुई है, नई प्रॉपर्टी हम ले रहे हैं, लीज पे ले रहे हैं, गवर्नमेंट से ले रहे हैं. ठीक है, चाहे नोएडा की अथॉरिटी मांगे चलो या फिर MP की अथॉरिटी है, तो प्रॉपर्टी परचेस कर रहे हैं. ठीक है, और स्टार्टिंग में जो लीज रेंट पे कर रहे हैं तो
तो वो जो स्टार्टिंग का जो लीज रेंट का अमाउंट है ना, उस लीज रेंट अमाउंट पे TDS डिडक्ट नहीं होगा अंडर सेक्शन 194I। बट जब आप एनुअल प्रीमियम पे कर रहे हैं, एनुअल जो प्रीमियम पे करेंगे आप रेंट का, तो उस केस में आपको TDS डिडक्ट करना है। ठीक है, स्टार्टिंग वाले में क्यों नहीं करना है? क्योंकि वो कैपिटल एक्सपेंडिचर तक का होता है अमाउंट, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर वाले अमाउंट पे अपने को TDS डिडक्ट नहीं करना है अंडर सेक्शन 194I। बट व्हेन वी आर पेइंग एनी एनुअल प्रीमियम, एनुअल रेंट, देन एनुअल रेंट जब पे करते हैं हम, तो उस केस में हमें TDS डिडक्ट करना है अंडर सेक्शन 194I। So I hope you are very clear on section 194I. The two section which is 194C and 194I, हमने इन दोनों का वीडियो एक साथ बनाया है। आप चाहें तो इस दोनों वीडियो को एक साथ देखें तो आपके लिए अंडरस्टैंडिंग बहुत क्लियर होगी। एंड इफ़ एनी डाउट यू कैन कॉन्टैक्ट अस। थैंक यू सो मच। बाय।